are you a cynic or an optimist or a pessimist when it comes to the whole environmental problem? आपको मैं एक साफ से मानी फ्रैंक एडमिशन बताऊं. From Tagore onwards, the most creative Indian thinkers were drawing attention to the environmental destruction that unregulated industrialization would cause. We are in the midst of an AI revolution, and a lot of humanity is looking to AI to give solutions for hitherto unsolved problems. People like Tagore were born in a rich family, but they transcended it. वो औरों के बारे में भी सोचते थे, unlike Elon Musk. Okay. Gandhi, Tagore and Ambedkar are the three greatest Indians of the 20th century. The phrase Vishwaguru he coined. लोगों आपके लिस्नर को नहीं पता होगा. आपने सोचा कि मोदी जी से आया है. Living in India in 2024, coming to Delhi in the last week of October, I have to be depressed. हमारी उम्र करीब, you must be both in your 40s, I suspect. Not in my 40s. I'm too young. He's in 30s, 40s, I'm in my 60s. Right. आप देखेंगे that couples, romantic couples go to dinner और फोन पे बैठ रहे हैं. आपने हाथ देखा होगा. शायद आप ही करते होंगे. You have mentioned about a regret and weakness of your book also. Regret ये है कि इसमें 10 लोग हैं. हाँ. Only 2 women. Right. हेलो एंड वेलकम जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर की जो AQI है वो 200 से 300 के बीच में है. यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में यमुना का फ्रॉथ हम सब ने भी देखा है. पॉल्यूशन की ढेर सारी बातें हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रही हैं. और जब ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब मौजूद है, स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म. और इसके राइटर ऑथर रामचंद्र गुहा सर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथी ऋषि मौजूद हैं. अगले कुछ वक्त हम इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे. हम बात करेंगे कि इंडिया में जो एनवायरमेंटलिज्म है उसके बारे में क्या बातें कही गई हैं, कौन से थिंकर्स हैं. इस किताब में 10 थिंकर्स की बात डॉक्टर गुहा करते हैं. इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और ढेर सारे एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे हम सबसे जुड़े हुए हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you. सबसे पहले तो मैं बात शुरू करना चाहूँगा इसके नेम से, जो कि विद स्पीकिंग विद नेचर अपने आप में पोएटिक भी हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है. और साथ के साथ जो इसका कवर है उसमें टैगोर साहब बैठे हुए हैं और साथ में उनके गांधी. व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दिस? तो मैं पहले टाइटल के बारे में बोलूंगा. स्पीकिंग विद नेचर, नॉट स्पीकिंग फॉर नेचर. आप देखेंगे कि देयर इज वन कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट जो कहता है कि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और मैं वन बचाना चाहता हूँ और टाइगर सेंचुरी जाना चाहता हूँ और टाइगर के साथ फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ. सो ही इज स्पीकिंग फॉर नेचर, माने कि ही इज डिस्कनेक्टिंग नेचर फ्रॉम ह्यूमन लाइफ. स्पीकिंग विद नेचर का मतलब है कि ये जो लोग हैं इस किताब में, द थिंकर्स प्रोफाइल दिस बुक, मैं अंग्रेजी में बोलूँ, दे वर कंबाइनिंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद कंसर्न फॉर सोशल जस्टिस. कि लोगों का जीवन, उनका इकोनॉमिक लाइफ माने नेचुरल रिसोर्स का जुड़ा हुआ है और वी हैव टू प्रोटेक्ट देम सो दैट वी नर्चर सोसाइटी एज वेल. तो दैट इज स्पीकिंग विद नेचर, नॉट स्पीकिंग फॉर नेचर. स्पीकिंग अगेंस्ट नेचर तो आजकल सब आपके इंट्रोडक्शन में से महसूस हो जाता है कि कौन लोग आर स्पीकिंग अगेंस्ट नेचर. स्पीकिंग फॉर नेचर, देयर इज वन स्टैंड इन एनवायरमेंटल मूवमेंट. पर्यावरण आंदोलन में एक इतना स्टैंड है, धारा है जो आप समझते हैं कि मैं ही जानता हूँ नेचर के बारे में और उसमें अकेलापन होता है कि मैं जा रहा हूँ जंगल में अकेला. आई एम कम्युनिंग विद नेचर. मैं ही सबसे बढ़िया फोटोग्राफ खींच सकता हूँ. और समाज से हट जाते हैं ऐसे लोग. दे बिकम सो हेंस स्पीकिंग विद नेचर. ये फोटोग्राफ जो है मेरे एडिटर ने चुना, उदयन मित्रा, उनको मैं क्रेडिट दूंगा. वो बंगाली भी है तो लेकिन टैगोर और गांधी जी जुड़े हुए शांति निकेतन में. और ये जो फोटो है, दिस मस्ट बी टैगोर डाइड इन 1941. आई थिंक गांधी इज लास्ट विजिट वाज आई थिंक 1940. तो टैगोर के गुरुदेव के जाने से 1 साल पहले गांधी जी गए शांति निकेतन. तो दे आर बोथ ओल्ड थिंकिंग, लेकिन दे आर थिंकिंग विद नेचर. चुप भी है अभी, लेकिन बातचीत भी हो रही है और नेचर आसपास है. नेचर आसपास है. तो मैंने सोचा कि ये, और अब मैं एक साफ से मानी फ्रैंक एडमिशन बताऊं. इस किताब में 10 लोग हैं.
Okay. और गांधी जी माने देयर इज नो चैप्टर ऑन गांधी जी, Yes. और उनकी इंडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हर जगह। और टैगोर पहला चैप्टर टैगोर के बारे में है। तो और अगर 4-5 और भी सज्जन हैं इस किताब में, वो आर एज इम्पोर्टेंट बट नॉट सो इजीली रिकॉग्नाइजेबल। Yeah. अगर मैं एम कृष्णन जो माय चैप्टर है, उनकी यहाँ उनका फोटोग्राफ तो सोचिए कौन है ये, कहाँ से पकड़ा है इसको। तो एट दिस एक्सप्रेस्ड इट ब्यूटीफुली, यू नो, द टू मेरे समझ में Gandhi, Tagore and Ambedkar are the three greatest Indians of the 20th century. That is my view as a historian. As it is. तो उनमें से दो इसमें है इस तस्वीर में, और विद नेचर। तो एंड एज आई सेड, मैं अगर आप देखेंगे इस किताब में जो भी टिप्पणी है, जो भी कोटेशन है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, इट इज रेफरेंस्ड विद टू अ सोर्स। थाउजेंड्स की मैंने चिट्ठियां भी देखी आर्काइव में, और भाषण भी पढ़े हैं, और डॉक्यूमेंट्स, सरकारी रिपोर्ट भी पढ़े हैं, उसके आधार से ये किताब लिखी गई है। तो द जॉब ऑफ अ हिस्टोरियन इज टू क्रेडिट एवरीवन हु gave him some information, right? So that's why I'm saying my editor Udayan Mitra selected this. तो उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। जब हम सोचते थे कि कवर कौन कैसा होगा, टाइपोग्राफी कवर भी हो सकता है, करेक्ट, समटाइम्स दैट वर्क्स वेरी वेल, जिसमें कोई पिक्चर ना हो। तो उदयन ने ये भेजा, और माय वाइफ सुजाता केशवन इज one of India's best known designers. So she had it made clearer because original, और ऐसा आया। तो आई थिंक इट्स ए वेरी एवोकेटिव फोटोग्राफ। वो बहुत कुछ बोलता है। हाँ, बहुत कुछ बोलता है, और ये किताब भी बहुत कुछ बोल रही है। थैंक यू। सो एक सवाल और, कि जब क्लाइमेट पे इतनी सारी बात हो रही है, ऑलरेडी हो रही है अभी के टाइम पे, हर इंसान क्लाइमेट की बात कर रहा है, पोल्यूशन की बात कर रहा है, उस वक्त में आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट लगा टू आइडेंटिफाई 10 थिंकर्स, एंड उनसे आपने इस पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश की है कि इंडिया में हाउ इट ओरिजिनेटेड? So what was the thought behind that? ऐसा है कि thought behind it था कि I started my career, मेरी जो पहली किताब थी, तो मेरा पहला रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पे मैंने PhD किया, that was on the relationships between peasants and forests in the Himalaya, किसान और वन का संबंध। और ये संबंध जो था आर्थिक भी था, वन से किसानों को बहुत कुछ संपत्ति मिलती थी फॉर एग्रीकल्चर, फॉर पेस्टिसाइड, फ्यूल, फॉडर वगैरह वगैरह, और कल्चर का भी था। उनके तीर्थस्थान भी वहाँ थे, वहाँ से माने इट वाज आल्सो रोमांटिक स्पेस फॉर लवर्स वगैरह वगैरह। एंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन peasants and forests was broken by the government, colonial government taking over the forest. तो मेरा पहला किताब जो था, it was on peasant protest movements, starting in the 19th century, ending with Chipko. और तो Chipko, it was setting Chipko in a historical context. तो from there I started writing other books on Indian environmental problems. माधव गाडगिल जी हैं, जाने माने इकोलॉजिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में थे, उनके साथ मैंने 2 किताब लिखे, दिस फिशर लैंड एंड इकोलॉजी इन इक्विटी। सो आई वाज very much engaged in environmental research. बाद में मैं इंडिया आफ्टर गांधी और चीज़ें में फंस गया, निकल गया, और दूसरा रास्ते में चला गया। लेकिन मेरी बहुत सालों से ये इच्छा थी कि मैं चिपको के बारे में मैंने एक किताब लिखी है, जो अगर अंग्रेजी में बोलूँ, मूवमेंट्स लाइक चिपको आर एनवायरमेंटलिज्म फ्रॉम बिलो, आम आदमियों का संघर्ष, पर्यावरण को बचाना या पर्यावरण से ठीक रिश्ता करना, बॉटम अप। दिस इज एनवायरमेंटलिज्म अबव, थिंकर्स सोच रहे, राइटर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और टैगोर जैसे लोग, लेखक लिख रहे हैं इन चीजों के बारे में। एंड ये चिपको से भी बहुत पहले, चिपको तो 1973 में शुरू हुआ था, और ये तो फ्रॉम द लेट 19th century। तो मैंने सोचा कि दिस बुक इज एनवायरमेंटल थिंकिंग बिफोर क्लाइमेट चेंज, but also before Chipko. You can think of it, you can think of environmentalism in India as coming in 3 waves. The third wave we are living through, अभी climate change वाला। You have talked about that also. Second wave हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि Chipko, लेकिन उससे पहले भी कुछ था, बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैं इस किताब के माध्यम से मैं शायद ये कन्वे करना चाहता हूँ कि बहुत from Tagore onwards, the most creative Indian thinkers were drawing attention to the environmental destruction that unregulated industrialization would cause. You know, I wanted to ask you a personal question. Are you a cynic or an optimist or a pessimist when it comes to the whole environmental problem? I am a scholar. Okay. So
But I'm obviously moved by what is happening to document these things from the past. Okay. ऐसे कहूँगा, अंग्रेजी में कहूँ, if you want to translate in Hindi you can, because it is... No, please. English is fine. मैं कहूँगा, I am depressed but not despairing. Okay. दुख है लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया. Okay. That we are doing. So there is still hope and hope. Depressed but not despairing. Okay. And I am only depressed and not despairing because among the young, हमारे जवान लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा awareness है. आप तुम्हारी उम्र करीब you must be both in your 40s, I suspect. Not in my 40s. 30s, 40s, I'm in my 60s. Right. तो तुम भी जब जवान थे तो बच्चों में इतना अवेयरनेस नहीं था. स्कूल में लोग पढ़ाते नहीं थे. अखबारों में ऐसी सामग्री नहीं आती थी. Correct. तो young people are aware. It is true that their thoughts, their ideas, their concerns are not reflected in the policies. ये भी सही बात है कि every government, regardless of party, Congress and BJP, regardless of center or state, has aided, enabled terrible environmental destruction. ये भी सही बात है. लेकिन जवान लोग जो हैं इसके बारे में सोचते हैं, वो घबराते हैं. और कुछ इससे कुछ निकल सकता है, शायद ना निकले. वो दूसरी बात है, हम कह नहीं सकते. But as I said, depressed but not despairing. Okay. You can describe me. Okay. But this is a work of scholarship. This is not a work of policy or advocacy. Of course. But at a personal level, living in India in 2024, coming to Delhi in the last week of October, I have to be depressed. Right. लेकिन not despairing. कि ऐसा नहीं कि कोई चांस नहीं है. अच्छा. There is hope. So you stand, like for example, a person like Elon Musk, who is basically saying, Earth, we can't save Earth anymore. We have to colonize Mars, and he has said that in our lifetime we'll go and colonize Mars. What do you think of stuff like that? That is utopian nonsense. That's a rich man's fantasy. and good luck to him. But it's a rich man's fantasy. Got it. सो आपने ह्यूमन नेचर एंड नेचर से उसके साथ रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया है, एंड यू हैव मेंशन्ड अबाउट अ रिग्रेट एंड वीकनेस ऑफ योर बुक ऑल्सो. आपने खुद ही बात की है कि ये इसकी वीकनेस है और रिग्रेट है. आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दैट. तो रिग्रेट ये है कि इसमें 10 लोग हैं. हाँ. और सिर्फ 2 only 2 women. राइट. और इसमें कोई आदिवासी वॉइस भी नहीं है, दलित वॉइस भी नहीं है. बिकॉज उस जमाने में इन द अर्ली 20th century, हमसे 100 साल पहले लिखने, पढ़ने, सोचने का काम सिर्फ या तो मर्दों का होता था, और मर्दों जो माने वेल ऑफ फैमिलीज के थे. बट टू देयर क्रेडिट, people like Tagore were born in a rich family, but they transcended it. वो औरों के बारे में भी सोचते थे, unlike Elon Musk. Okay. Tagore was also born as very unlike Elon Musk. So they are thinking about how to emancipate poor people, how to bring about a broader understanding of nature for the entire human race. Right? So and in that sense, लेकिन ये weakness जरूर है. अब मैं बताऊंगा इसके मैंने एक किताब लिखी है. इसका सीक्वल कोई नौजवान लेखक या इतिहासकार को लिखना पड़ेगा. पर्यावरण आंदोलन का इतिहास चिपको से आज तक, चिपको से क्लाइमेट चेंज तक. आइडिया भी दे दिया आपने. बिल्कुल. मैं कहूंगा कोई भी मेरी उम्र बहुत होगी, मेरे पास एनर्जी नहीं है, लेकिन चिपको से क्लाइमेट चेंज तक क्या क्या आंदोलन हुए थे, क्या क्या विचार आए थे, और किस तरह की सोच थी. संस्थाएं पैदा हुई थी, जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, कल्पवृक्ष, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिसर्च बेंगलोर में. उनका काम कैसा था, सरकार ने सुना, नहीं सुना, क्यों नहीं सुना. इस तरह की किताब मैं कहूंगा कि कोई दिस बुक आई होप इट फाइंड्स अ सीक्वल ऑफ दिस काइंड. पर्यावरण आंदोलन का इतिहास अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, बांग्ला में लिखो, कन्नड़ा में लिखो, उसका अनुवाद हर भाषा में करो. पर्यावरण आंदोलन का इतिहास चिपको से क्लाइमेट चेंज तक. सो जब हम एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहली जो एक चीज़ सुनने को मिलती है कि यार ये जो थॉट है ना, ये बहुत अमीरों का थॉट है, ये जिनके पेट भर गए हैं उनका थॉट है. यहाँ जिस देश में, हिंदुस्तान जैसा जो देश, जहाँ पर लोग बाग अभी सड़क, बिजली, पानी के आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं. इनफैक्ट इस इलेक्शन में भी हमने एक वॉक्स पॉप किया जिसमें हमने एक टॉपिक रखा कि क्लाइमेट क्या लोगों के मुद्दों में शामिल है या नहीं है. तो बहुत ही मतलब हमारे सामने निराशाजनक चीज़ें सामने आई कि नहीं है, लोग, नोबडी केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट. सो
क्या ये एक पोस्ट जो मटेरियलिस्टिक फेनोमेना है, क्या आप भी मानते हैं कि मतलब ये है? और अगर नहीं है तो ऐसा नोशन क्यों बनता हुआ मैं नजर आता है कि दिस इज पोस्ट मटेरियलिस्टिक फेनोमेना? ये बिल्कुल नहीं है। चिपको आंदोलन था किसानों का था। हाँ, नर्मदा आंदोलन ज्यादातर आदिवासी लोगों ने उसमें भाग लिया। ट्रू। आप केरला में भी जो आंदोलन चला था, जहाँ पे छोटे मोटे फिशरमैन, उन्होंने लार्ज टॉलर्स का विरोध किया, वो भी दैट वाज आल्सो, जैसे मैंने इस किताब में कहा, दैट इज एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर। और अगर आप आज आपने इस चर्चा की आपने शुरुआत की एयर पोल्यूशन के माध्यम से, अगर आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली या लखनऊ, अब पहली बात मैं ये बात कहूंगा कि क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और खास करके अखबार और मीडिया हाउसेज यहाँ हैं, जब ये AQI की बात करते हैं सिर्फ दिल्ली की, लेकिन दिस प्रॉब्लम इज ऑल अक्रॉस नॉर्थन इंडिया। आप तो जानते हैं, आपके कानपुर के हैं या मैं देहरादून का हूँ, आप वहाँ भी देहरादून में भी परेशानी। तो आप ऐसा देखेंगे कि ये समझिए कि एयर पोल्यूशन का असर किस पे पड़ता है, on the slum dwellers, on the working class, on the commuters going by cycle. मेरे घर में तो एयर प्यूरिफायर है। तो environmentalism affects the environmental degradation. Environment का सत्यानाश का असर सबसे ज्यादा पड़ता है गरीब लोगों पे, तो वर्किंग क्लास, द पेजेंट्स, द फिशर फोक। जैसे आप देखेंगे कि नदी पोल्यूट हो जाती है, तो वहां पे कोई जो मच्छी का काम करते हैं उनको नहीं मिलता है, द कैच डज नॉट कम। सो दिस इज अ मिसनोवर, ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी। वी शुड ऑल केयर अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, and the more vulnerable sections of the population should care more, or we should recognize that. So there is a passage in your book, like basically, how much responsibility do you think that the Indian rising middle class should take? Because this was very evocative. I'll just read this. Please. Like their American counterparts, Indian and Chinese billionaires wish to see climate change arrested without giving up their private planes, their private yachts, their magnificent houses strewn across multiple continents. Yes. These lifestyles are seen as aspirational by those below them in the status hierarchy, who may never own a yacht or a home in another country, but still desire to sample the pleasures of foreign travel and of cuisine, clothes, and cars sourced from all parts of the world, regardless of the cumulative consequences of their consumption choices for humans less fortunate than them or humans yet unborn. I mean, this is, when I was reading it, it was almost like a personal attack. I felt. No, I was attacking myself. I was not attacking you. No, of course. I was also being self-aware about my family, my class, my surroundings. Right. I mean, I'm not in the class of the billionaires or private. Of course. And of course, I despise that. But I was being self-reflective. I was not attacking. I was also attacking myself. Yes, I was. And the job of us, and that is where brings us back to Tagore. Right. I am not born into as wealthy a house as Tagore, but I am comfortably middle class. Correct. Yeah. So the job of a writer who is born either as a man, so a male writer must be aware of discrimination against women. A Brahmin writer must be aware of discrimination Dalits. Over-consuming individual should be aware of what that overconsumption, if generalized, would mean for the earth and for people and for generations unborn. Right. So this is part of. So just to clarify, I was not attacking. No. I was attacking myself. Yes. But I think you will agree with the trust of the press. Yes. So because we have all these social media phenomena where people get so influenced by social media movements, like wanderlust, because now there is this new strata of consumers, Indians who are traveling the world, wanting to sort of. और वो checklist बना रहे हैं. हाँ, exactly. 100 देशों bucket list. 30 देशों में 40 देश 50. Correct. How many countries have you been to? Instagram पे proper वो आता है कि have you been to this island गए हो? नहीं, मैं गया हूँ. Exactly. Exactly. So ये narrative कैसे? How do you think it will happen? Like, of course, there is anthologies like yourself. There is policy at the government level. But I also wanted to see, like, for example, to me, somebody like a Jackie Shroff in his own simple way, where he carries that. A plant wherever he goes, and he talks about eating, jhad. Do you think to shake the Indian middle class from its apathy, you need all these sort of things to come together at one point? I mean, the thing is, the seductions of travel, of your own car, of a larger car, or second home. I mean, these are they're human needs and desires. Right.
but collectively they will destroy us. And Gandhiji, I don't quote it in this book, and there's no chapter on Gandhi in this book, though he's a presence here and there. Right. Like there's a beautiful passage of his where he's telling Nehru, because Nehru is completely enchanted with industrialization and steel mills and dams, and he's telling Nehru, what will happen to industrial society? Industrial society is like a moth going round and round a flame, enchanted by the flame and then perishing in the flame. ये भी हो सकता है. So I think that is, I mean, that's why I think some self-awareness among, as I said, and kind of मैं कहूँगा कि multi-layered self-awareness, multi-dimensional among the more affluent. Correct. Gandhi ji भी अमीर परिवार में थे, Nehru even more, but they saw that their good fortune was not shared by the bulk of their compatriots, and I think that level of self-awareness, that's the beginning. उसके बाद तो of course. Got it. सो थोड़ा किताब की तरफ और दाखिल होते हैं. हाँ. जो पहला आपने चैप्टर लिखा है, जो पहले थिंकर हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर. ज़्यादातर जो हमारे सामने टैगोर का परिचय आता है वो आता है कि वो नॉवल लिखी हैं उन्होंने, पोएट हैं, बट इसमें आपने यू हैव मेंशन दैट यू हैव कॉल्ड हिम द मिरियड माइंडेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड अनएक्नॉलेज्ड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडियन एनवायरमेंट मूवमेंट. सो ये बताइए, थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि ये टैगोर, ये वाले टैगोर हमसे क्यों अनछुए रह गए. टैगोर को मैंने अपने पढ़ाई और शोध से सीखा. मुझे भी पहले ये जानकारी नहीं थी. मेरे भी मन में टैगोर यही था कि वो कविता लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, और वो उन्होंने कई गाने कंपोज किए हैं जो मेरे बंगाली फ्रेंड गाते गाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है. और मैं चाहता हूँ कि और कुछ सुनूं, मोहम्मद रफी सुनूं, और ये लोग ये पता नहीं इस पे ही कितना है. मैं यही टैगोर जानता. और गांधी जी का कितना प्रभाव था, और नेहरू सुभाष बोस पे शांति निकेतन स्थापित किया, तो ये मैं भी यही जानता था बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग हिम सीरियसली. आप देखेंगे कि इस एक्नॉलेजमेंट में मैं अगर 1 मिनट में पढ़ गिव मी 1 सेकेंड. In the acknowledgements, I thank all the archives and libraries I consulted. उसके बाद मैं बोलता हूँ, I must also acknowledge 2 wonderful booksellers, K.K.S. Murthy of Select Books in Bangalore and Vijay Kumar Jain of Prabhu Book Service in Gurgaon, for providing me rare pamphlets and out-of-print books authored by the individuals I write about here. ये जो दो, they are done by wonderful men, now very old, one in his 90s, one in his 80s. They found me all the rare pamphlets of Tagore, you know, his travelogue, कि उन्होंने जब वो हिमालय में गए क्या लिखा, चिट्ठियाँ to his niece, to his friends, and from that, you know, you get a different picture. You see him observing nature, appreciating it, but also worrying about the destruction. और ये सब उनके उपन्यासों और उनके कविता में मिलती है, लेकिन उपन्यासों और उनके रविंद्र संगीत में शायद मुझे जानकारी नहीं है. If Rabindra Sangeet is environmentalist, you will have to tell me. But you know, like this is a fabulous description I quote in the book. Or the many fabulous descriptions of Tagore I quote in the book. But this one of jute mills belching smoke in Calcutta and polluting the Hooghly. So he is growing up while Calcutta is becoming industrialized, and he is seeing. So, I mean, he's anticipating what is happening in Delhi today, writing, you know, 140 years ago. So, ये जो है, so you have to go beyond. Again, that is the job of a scholar, to go beyond the conventional portrait. कि इस आदमी में और कुछ भी था. सिर्फ ये भी एक तो बात है कि उन्होंने इतने चीजें की है कि it is understandable कि ये कई चुप गया, लोगों को समझ में नहीं आया जो उनके बारे में लिखते थे, और कितने चीजें के बारे में लिखे. So maybe it took a historian interested in the environment, and maybe also it took a non-Bengali. Could be. ये भी हो सकता है वो to look at something slightly different. But I think I mean and there were many sides to him. Again, if you will permit my explaining this in English, there are 4 dimensions to Tagore's environmentalism. Okay. The first is aesthetic. माने कि प्रकृति को देखना प्यार से, और to write a poem about it, right? A beautiful tree, a beautiful landscape, aesthetic. The second dimension is educational. आजकल हम environment education की बात करते हैं, लेकिन वो 100 साल पहले उन्होंने शांति निकेतन और पाठक भवन में ये शुरू कर दिया था कि जो बच्चे हैं उनको मैं ये समझाऊं कि नेचर में क्या क्या है, उसके साथ वो सीखे. So aesthetic, educational, then political. This is very important because
colonialism was going on. Hmm. The British had conquered India, Hmm. and there were many nationalists who said colonialism is bad for political reasons. A foreign race is dominating us. Hmm. It's bad for economic reasons. They are exploiting our resources. Tagore may have been the first to say it's also a form of ecological exploitation. Hmm. There's a passage here from nationalism Yeah. that talks about that. Hmm. How Europe is cannibalizing the people and resource. Hmm. So that's the third part. Hmm. Aesthetic, educational, political and prophetic. Hmm. Like I end with his Elon Musk की तुम बात कर रहे हैं. Hmm. But end with Tagore imagining a new race being born on the moon yeah. and what all Yeah. it does, Yeah. right? Yeah. How it destroys the Yeah. entire landscape. Yeah. Yeah. So these, when I studied him deeply, and thanks to all these pamphlets and books that these booksellers gave me, Hmm. and of course the collected works in English Hmm. that are there, Sahitya Academy ने 3 मोटे volume निकाले हैं. Hmm. And I don't read Bangla, so I had to depend on translations. But I think, again, it's a subject which maybe someone can take further and maybe write a whole book on, Hmm. Because I think I made You made a discovery. I made a convincing case Okay. that not only was he an environmentalist, he was a multi-dimensional. Hmm. So I found an interesting paragraph. I want to quote that. Tagore saw early that while modern technologies could enormously expand productive capacity and economic opportunities, they also came with an unprecedented ability to destroy and lay waste the earth. Yes. So he was saying this Yes. Yeah, Yeah. absolutely. Yeah. बिल्कुल. 100 साल पहले. 100 साल पहले. हाँ. So that's why he's That's in why the book. before climate change, before Chipko. हाँ, That's the point of this book, Hmm. to show these early pioneers. True. So टैगोर को नोबेल 1913 में मिलता है गीतांजलि के लिए. हाँ. उसके 20 साल बाद वो बनबानी लिखते हैं. जी. और बनबानी की एक पोम है उनकी वृक्ष वंदना. हाँ. सो आई हैव गिवन यू उसका ट्रांसलेशन एक पहले पैराग्राफ का. आई वांट यू टू रिसाइट Yeah, जस्ट नरेट दैट. So It's it's there in my book, this translation. It's sourced from an article in Illustrated Weekly published in 1957, Yeah. which I've written by Professor Naravane. And here is what it says in English. O tree, you are the Adi Prana. You are the first to hear the call of the sun and to liberate life from the prison house of the rock. You represent the first awakening of consciousness. You brought to the earth beauty and peace. Before you, the earth was speechless. You filled her breath with music. Now, this is very nice in English, and it must be even more beautiful and evocative in Bangla. So, do you now that we are in the midst of an AI revolution and a lot of humanity is looking to AI to give solutions for hitherto unsolved problems, how confident or hesitant are you about whether AI can help us in any beneficial manner to tackle certain problems like climate change? It certainly has to be controlled and understood, and it should not be uncritically embraced. It may have some emancipatory possibilities, some enabling tools, but every new technology is greeted uncritically as liberating human beings, giving them more opportunities, and so on and so forth. And then you find that there's these darker sides to it, which have not been anticipated. I'll give you two examples before AI. Sure. One is the motor car. The motor car gave you freedom. कि मैं जब तुमने बात किया ना कि travel, what did you say? You use some phrase. Wanderlust. Wanderlust. So before the plane, the motor car, there's a beautiful book written by a very great German scholar, Wolfgang Sachs. It's called For Love of the Automobile. How they fell in love with the automobile, Germans. They could see go to the Alps, go to the forest, go to the sea. Right. And then, of course, the motor car from Germany went to America, then has come to China and India. And without the motor car, there would be no climate change. Arguably, the single technology that has caused climate change is the motor car because of fossil fuel exhaust. So that is what the motor car did. I'll give you a second example, which is what all of us carry. Yeah. इसमें भी जानकारी मिल जाती है. मैं गूगल मैप्स के माध्यम से मैं आपके ऑफिस में आया, फाइंड अ फ्रेंड, if I found to find my child, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, all, which is not a good thing, not a good part of it, but whatever, I want to quickly Google something, right? I'm in Bangalore, I want to read a newspaper in Kolkata, all that. But it also individualizes you, separates you from everyone else. And I see, शायद आपको पता होगा कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, और मैं कई साल खेलता भी था कॉलेज और स्कूल में. और जब हम खेलते थे, हम 11-15 लोग जाते थे प्रैक्टिस के लिए. मैं बेंगलोर में रहता हूँ, और हर सवेरे मैं कमल पार्क जाता हूँ वॉक के लिए.
Okay. अब पता नहीं आपको बैंगलोर की हाँ, वो पता है, आइकॉनिक। लेकिन कमन पार्क बिल्कुल चिन्ना स्वामी स्टेडियम के ऑपोजिट है। तो मैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पार्क करता हूँ और वहां जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये लोग आए हैं, बच्चे आए खेलने, लड़के आए और ये सब फोन में है। हम आपस में बातचीत करते थे, क्या हुआ पिछले दिन, क्या हुआ, तुम क्या करोगे आज मुंबई प्रैक्टिस में। आप तो हर जगह देखेंगे। मैं तो दिस दैट इज वन, दैट इज इंडिविजुअलाइजेस यू। आप देखेंगे दैट कपल्स, रोमांटिक कपल्स गो टू डिनर और फोन पे बैठ रहे हैं। आपने हर जगह होगा, शायद आप ही करते हो। तो it individualizes you, separate societies. Other thing is it makes you compare. मुझे तो, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में इंस्टाग्राम has caused so much depression among young people. So it is liberating and repressive. The motor car was liberating and caused climate change. Right. तो AI से क्या होगा? So let us understand the history of past technologies and the darker side to them, which we thought were fabulous, which will transform us for. So just take the cautionary example of the motor car and the smartphone while you approach AI. मैं इतना ही कहूँगा. I'm not a technology expert, but I'd say just I'd be careful about uncritically. बैलेंस जरूरी है। बैलेंस। सो जो दूसरा थिंकर के हम बारे में बात करना चाहते हैं वो के.एम. मुंशी। जी। यू हैव रिटन लॉट अबाउट हिम। सो हम के.एम. मुंशी को जानते हैं कि ही वाज गुजराती नॉवेलिस्ट, लॉयर थे, देन नेहरू कैबिनेट में ही वाज मिनिस्टर आल्सो। बट एक इस यहाँ पे दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो जो आपने इसमें 10 थिंकर्स लिए, क्या उसमें कोई ऐसी एक कॉमन आर्क आपको नजर आई कि दैट्स व्हाई दे हैव रिटन अबाउट इकोलॉजी, और ऐसा कुछ समझ आया कि कोई कॉमन आर्क है? दूसरी चीज कि के.एम. मुंशी के बारे में आपको क्या इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी? ये के.एम. मुंशी जो है, he is a little bit like Tagore. He is known for other things apart except for his environmentalism. Because जैसे आपने कहा वो गुजराती लॉयर थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका काफी भाग था, और उन्होंने भारतीय विद्या भवन को स्थापित किया। द फ्रेज विश्वगुरु ही कॉइन्ड। लोगों, आपके लिसनर को नहीं पता होगा, आपने सोचा कि मोदी जी से आया है। It has come with 1938 from के.एम. मुंशी। तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें की है, बट दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क which is only for 2 or 3 years while he was a minister. He was, Nehru appointed him Minister of Food and Agriculture. Actually, Munshi would have wanted law, education, those portfolios were not available. And then he discovered forest is part of my portfolio. And then he used his knowledge of the Hindu scriptures to start this festival called Vana Mahotsav. और जब उन्होंने शुरू किया, जो पहले भाषण दिया बम्बई में, आप देखेंगे, actually from the point of view of today, his speech is totally politically incorrect. Because he's a Brahmin talking to Baniyas and saying, you have to give me alms. I'm a Brahmin, I'm asking you for money for my festival, right? So, but he had a very creative interpretation of the Hindu scriptures and tried to link it to revegetating, reforesting India, and particularly sites associated with people like Krishna and Shiva and so on. So that's why I call him the first Hindutva environmentalist. And you have mentioned this. And he's a very interesting figure. I think, तो मुंशी के बारे में ये कहूँगा. And again, I've shown a side of him that virtually was unknown. Right. Now, however, is there a common thread? Not really. I mean, some of them, yes. So मैं कहूँगा कि इनमें मीराबेन, J.C. Kumarappa, Radhakamala Mukherjee were all following a kind of a Gandhian line of revitalizing the village. लेकिन मुंशी एक तरफ थे, Vana Mahotsav. Tagore का तो बहुत ही, he was multifaceted. Then there was Patrick Geddes, the town planner, who was Scotsman and who worked in India, and whose views are actually very relevant to how we plan our cities today. और आखिर में कृष्णन जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते थे. और मैं ये कहूँगा कि जब मैं किताब लिखता हूँ, what I try and do as a historian is bring to light obscure, neglected, interesting aspects, episodes from the past and remarkable individuals. So जब मुंशी ने वन महोत्सव शुरू किया, then he used ऑल इंडिया रेडियो है ना एज अ टूल. उससे उन्होंने ऐलान किया कि आप सब लोग मनाइए, प्लांट लगाइए. यूनिवर्सिटीज में बोला कि स्टूडेंट्स को प्लांट लगाना है, चांसलर्स को बोला गया. बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे उन पे कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, उस वक्त भी ये कहा गया. बट ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग. राइट नाउ व्हाट डू यू सी कि इन्वायरमेंट को लेकर के इस तरीके से कोई विजन क्या नजर आता है, या ऐसा लगता है कि कोई काम कर रहा है कि हाँ इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए प्रैक्टिकल टर्म्स में? फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, मैं कहूँगा कि
the neglect of environmental sustainability, both for reasons of ignorance and basically politics, because you want to get your money from industrialists and mining and so on, all of that. Corruption ही बोलूँगा उसके बाद. That is common to Congress and BJP. And also to all the regional parties. जैसे आप बताऊं, माधव गाडगिल ने जो रिपोर्ट लिखा था वेस्टर्न घाट्स पे, how to protect the western ghats, how to, which is completely neglected, which is why you had the Wayanad landslides. That report was rejected by the communists in Kerala, by the Congress in Karnataka, by the Shiv Sena in Maharashtra, सबसे. So एंड वन मोर थिंग कि उन्होंने क्या मुंशी का आपने जो जिक्र किया उसमें अपने हिंदू ट्रेडिशंस का एनवायरनमेंट से रिलेट करके वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसके बारे में आपने मेंशन किया है. सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट दैट कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक थिंग्स ही हैज यूज्ड? So he has talked about, the fact that around temples there were forests, around shrines, that, when in the time of Krishna, if you look at, Braj Bhumi, that there was this was land of milk and honey and agriculture and pastoralism was flourishing. And now soil erosion has come, deforestation has come. And so he was using those images of the past, and of course, part of them are real, part of them manufactured. Because if you look at Hindu myths, Hindu tradition scriptures, one part of it glorifies and exalts nature. The other part of it celebrates the destruction of nature. Like if you look at the episode of the Khandava forest in the Mahabharata, which is about, getting rid of the Adivasis and the animals, and says, glorifies the culling of animals and actually people, right? So, which is why I feel today, the environmental predicament has to be approached from the lens of science, not religion. Okay. That is in my understanding, because religion has too many complicating factors. But this idea that our religion will save us is not only is not the preserve only of Hindutva people. Or even Christians think that in the Bible there is one passage saying man must be a steward of nature. So लोग कहते हैं वहाँ से सीखेंगे. But you cannot learn from a text composed 2000 years ago on how to tackle the problems of today. You can learn from thinkers of 50, 70 years ago, but there is some connection. Right? But 2000 years ago, it was a totally different one. तीसरी जो थिंकर की बात मैं करना चाहता हूँ उसमें है मेडेलिन स्लेड, जो कि गांधी की अडॉप्टेड डॉटर थी. सो उन्होंने आकर के, वैसे वो नेवी में उनके फादर थे, देन शी केम टू इंडिया और उन्हें अडॉप्ट करा गांधी ने. उन्होंने एक लेटर लिखा था विच यू हैव मेंशन, आज़ादी के कुछ हफ्तों बाद 1947 में उन्होंने लिखा था किसानों को एड्रेस करते हुए लेटर, और जिसमें कि उन्होंने बात की थी कि वी डू नॉट ट्रीट आवर मदर अर्थ प्रॉपरली. सो एक चीज़ तो कि उनके अंदर ये सब कहाँ से आया कि उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ के एनवायरनमेंट की बात की और उसको एज ए इशू रखा, साथ के साथ कि ये उनके पीछे क्या आइडिया था कि उनको आपने इसमें रखा हुआ है. उनमें ये पर्यावरण से संबंध का जो आइडिया था वो बचपन से था, क्योंकि शी ग्रू अप इन इंग्लैंड इन अ विलेज, तो वहाँ देखती थी द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स, काउज, ट्रीज, रिवर्स. और तब जब यहाँ आई और गांधी जी के साथ जुड़ी, तो घूमते घूमते और समझ में आया उनको कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर. And of course, while she was with Gandhi, she was Gandhi from 1926 to 1945. Her job was assisting Gandhi, working in the ashram. और जब सत्याग्रह हो तो जेल में जाओ. और गांधी जी ने उनको विदेश में भी भेजा ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बिहाफ पे प्रोपेगेंडा करने के लिए. लेकिन उन्होंने आखिर में गांधी जी को छोड़ के in 1945 she went to the Himalaya and she spent the last 15 years there. Then she retired to Europe. But in those 15 years, she started studying this close connection between peasants and forests, and also how this is which I describe in the book, how in the Himalayan forests there are two kinds of the forests are dominated by what are called coniferous trees, which is pine, spruce, and fir, and broadleaf species, which is oak and birch and so on. And the coniferous trees are very valuable for paper and plywood factories, whereas the broadleaf forests are valuable for the village economy. The coniferous trees are worse for the ecology because they have no undergrowth. जब उनसे बाढ़ cause होता है, when the monsoon comes, if the pine forest is cut, the soil is exposed. But in an oak forest, you have a lot of small trees, shrubs, and so on. So she pointed to, but the forest department, out of commercial profit motive, to benefit the industry,
systematically expanded the area of pine at the expense of oak. And she saw the floods coming. That now, of course, every few years in the Himalaya you have. So she was a very prophetic lady. Then she was also, जो उन्होंने किसान को जो चिट्ठी लिखा जिसकी आप बात कर रहे हैं, she also saw the damage chemical agriculture will cause. Overuse of fertilizers, pesticides, and she said there is an alternative in organic manure. You just collect human and animal vegetable waste from the household and from the farm, from the crop residue, and there was a scientific method for composting it, which another person in the book, Albert Howard and his wife Gabriel had developed. And she said through that you will save the soil, sustain the soil, and actually get healthier food, which the food does not have chemicals. So she was a remarkable early environmentalist. And again, this side of her work is not known. हम जानते हैं कि वो अंग्रेज थी और अमीर परिवार की थी और गांधी जी के बाद उन्होंने के साथ काम किया और जेल भी गई और आगा खान पैलेस में भी थी जब कस्तूरबा का देहांत हुआ वगैरह, ये सब जानते हैं. एडिनबरो फिल्म में भी जिक्र है और उनके बारे में एक अमर चित्र कथा कॉमिक भी है इन चीजों के बारे में. हर सर्विस टू द सर्विस ऑफ इंग्लिश वुमन टू द इंडियन नेशन. लेकिन दिस साइड ऑफ हर वर्क इज not much talked about, so I thought she deserved that chapter. गांधी का कई बार जिक्र आ गया और आपने 2 बार मेंशन भी किया कि आपने इसमें गांधी को के बारे में नहीं लिखा. तो यही मेरा सवाल था कि जब मैंने किताब उठाई तो मुझे लग रहा था इसमें बिकॉज रामचंद्र गुहा हैज रिटन दिस, तो इसमें तो गांधी तो होंगे ही. गांधी क्यों नहीं है इस बुक में? क्योंकि मैंने 1800 पन्ने को अब पहले ही लिखे हैं और मैंने कहा और लोगों के बारे में लिखूं और शायद बाद में शायद गांधी जी के भी बारे में और कुछ लिखूंगा. लेकिन मैंने सोचा कि एक तो बात है कि और there were 10 other interesting people and at least 2 of them, Kumarappa and Mirabai, are inspired by Gandhi. तो गांधी का प्रभाव है, गांधी नहीं है लेकिन उनका प्रभाव है, मौजूद है. टू पुअर टू बी ग्रीन. इंडिया और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ज्यादातर ये बोला जाता है टू पुअर टू बी ग्रीन. ऐसा नोशन क्यों है? ये कहाँ से मतलब ये बात चली आ रही है और ये दिमाग में बैठ गया है लोगों के? बिल्कुल लोगों के बिल्कुल यही है कि हम सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का को इक्वल करें. If we can match them, we have to industrialize like them. We have to build big cities, big factories, lots of military. We have to expand our military capability. उनसे आम आदमी को माने इतना फायदा नहीं होता है और पर्यावरण में बहुत बुरा असर पड़ता है. तो but this captured our imagination that we were colonized because the West was industrialized. Once we are free, we will equal them at their own game. Not just India, China also. India, China also, And of course, what that means is then you have to look for your own colonies. If you look at what China is doing in Africa, right? So, and actually, one could argue, though I have not done it in this book, that the entire Indian economic growth in India from 47 till today, and more since liberalization, but even before liberalization, was fueled by natural resources from our internal colonies, that is the Himalaya, the Western Ghats, the Northeast, and the forest belt of Central India. यहीं से हमें water, power, forests, minerals, सब यहाँ से मिले, and the devastation was felt by those communities there. So you could even argue that we are because we did, unlike America or Britain or France, we did not have the rest of the world as our colonies. We colonized portions of our own people. This is an argument that we could make, and someone should study this kind of some regions benefiting at the expense of others. The city at the village, and so on and so forth. E.P. Thompson का आपने इसमें जिक्र किया है. Perhaps the most important country, India, is the future of the world. So अभी जब हम ये सब हालत देख रहे हैं, E.P. Thompson ने तो बहुत पहले कहा, तो उसमें आप कहीं देख रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया कहीं आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर होना है तो it has to start thinking differently. I mean, what E.P. Thompson was saying was, he was pointing to our extraordinary diversity. True. That a country with so many religions, so many languages, so many regions, ऐसा कोई देश और still democratic. Soviet Union was equally diverse, but it was one-party dictatorship. So I just started with that because he's also got creative ideas. India से कितने निकले हैं? मैंने कहा this is also one aspect of that. But of course it is not the future of the world. So no country is the future of the world. America thinks no country is the future of the world. China thinks that no country is the future of the world. ठीक है, तो मेजरली हमने इसमें से 3 लोगों के बारे में बात की है.
बिकॉज बाकी सारे लोग पढ़ें, खरीदें किताब, जी, और जी। हार्पर कॉलिन्स से आई ये किताब आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन इसमें पूरे जो बाकी जो बचे लोग हैं उनमें से कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं ये एस्पेक्ट तो व्यूअर्स के सामने पहुंचना चाहिए, कोई आप अपने तरफ से बताना पैट्रिक चाहें? गेडिस के बारे में बात करूंगा, ओके। क्योंकि उन्होंने वो इन 10 लोगों में वो अकेले थे हम्म, जिन्होंने शहरों के बारे में लिखा, हम्म, अर्बन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ओके, या, जैसे कि टैगोर, जेसी कुमार पा, मीराबैन, राधा कमल मुखर्जी, या और भी उन्होंने खास करके रूरल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा। He talked about the urban environmental challenges India will face because he understood in 1917-18 that Indian cities will grow. और इसमें he was disagreeing with Gandhi rightly. गांधी जी ने कहा India lives in our villages, so we must focus on the villages. And it is true, but Geddes was saying, didn't say directly, but he said India lives in its cities too. Maybe not so much, but he could see that the cities would grow. And then you would have challenges of water, of sanitation, of energy, of transport, of housing, of unequal access. ये सब चीजों के बारे में उन्होंने सोचा, लिखा, और कितने शहरों में उन्हें he was from Scotland and he traveled all across India. मदुरै गए, वहाँ पे कुछ समय बिताया, उसके बारे एक रिपोर्ट लिखा, तब बम्बई थाने, फिर लाहौर, फिर कलकत्ता, फिर जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, इंदौर के बारे, he wrote a 300-page report on Indore which I talk about, and I think these ideas which I say combine respect for nature with respect for democracy, कि लोगों का भी भाग होना चाहिए decision making में. So he is, I think, a very interesting person whom we have not talked about, but whose ideas are relevant to the part of India that lives in its cities. I have which read, is a growing part. It's a growing part of India. True. So I have read, but क्योंकि लोग खरीदें भी तो सबके बारे में हम बात नहीं करें. Anything else you want to ask, Krishi? No, I think I'm. So I'm done. last मेरा सवाल है कि last एक तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ और फिर सवाल है कि मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मैं PCM में पूरे टाइम लगा रहता था. तो मेरा सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इन सबसे बहुत कम राब्ता रहा. तो जो मैंने पहली ऐसी किताब पढ़ी थी जिसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए, दैट बुक वाज इंडिया आफ्टर गांधी. थैंक यू. मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये मैंने और लोगों से भी सुना है, लेकिन वो कुछ और कहते हैं. अच्छा. वो कहते हैं कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कहूँ क्यों? आपके बुक के माध्यम से मैं IAS में निकल गया. Your answer pleases me more. So उसके बाद that it expanded your mental horizon. Yes. Not that it got you a prestigious job. So जर्नलिज्म में एडमिशन लेने के बाद मुझे था कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ. आ तो गया हूँ, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं यहाँ से शुरू कर सकते हैं. तो वहां से फिर उसके बाद मैंने बाकी सब कुलदीप ने एवरीथिंग लास्ट की. अब इसके बाद हम क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस पर आप काम कर रहे हैं, क्या हमारे बीच आने वाला है? मैं तो कुछ गांधी पे और लिखूंगा, नॉट एज अ बायोग्राफी, नॉट एज अ नैरेटिव बायोग्राफी, क्योंकि पूरी जीवनी पे मैंने दो वॉल्यूम लिखे हैं. उसका पहले वॉल्यूम पे अब OTT सीरीज भी बन रहा है. तो लेकिन मैं मोर ऑन हिज आइडियाज एंड इंक्लूडिंग व्हाई इज कंट्रोवर्शियल टुडे, व्हाई आर सो मेनी इंडियंस think that he was not a good guy. तो ये तो गांधी पे भी लिखूंगा. और शायद क्रिकेट पे नहीं, क्रिकेट पे मेरा लिखना बंद. अच्छा. लेकिन मैं columns, I'll write the occasional, my next column is on cricket, right, but I don't have enough to write a book. But so I will write on Gandhi. I want to write on some lesser known figures who have interested me, but like not famous people, but some less known individuals. But I have, ऐसा है कि मैं लिखाई पढ़ाई के बजाय मैं और किसी काम के काबिल नहीं हूँ. I am incompetent in every respect. You can ask my wife, you can ask my children, and that's all I can do. So I have a few books to write. Let's see. But I want to write some more on Gandhi. Okay. For sure. आप लिखिए, हम पढ़ना चाहते हैं. और फिलहाल अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो स्पीकिंग विद नेचर पढ़िए. ये हार्पर कॉलिन्स से आई है किताब. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए हमारे साथ. थैंक यू. और वी होप कि आप लिखते रहें और हम ऐसे ही आगे भी इंटरव्यूज करते रहेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.